तो आज हम एक बहुत ही सिंपल से लेकिन गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम दौलत के बारे में जो कुछ भी सोचते हैं वो गलत क्यों है। हमारे सोर्सेज में थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की क्लासिक किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के कुछ जरूरी हिस्से हैं। और इस चर्चा का मिशन ये समझना है कि असली दौलत की शक्ल वो दिखती कैसी है, जो हम फिल्मों में, सोशल मीडिया पर देखते हैं। महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े, बड़े बड़े घर, क्या वो सच है? हाँ, या फिर दौलत की असली कहानी पर्दे के पीछे बिल्कुल चुपचाप लिखी जा रही है। एग्जैक्टली। ये किताब एक एक करके हमारे सारे मिथ्स को तोड़ती है। तो आज हम चैप्टर बाय चैप्टर आगे बढ़ेंगे और इस पर्दे के पीछे झांक कर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसकी पड़ताल। चैप्टर 1 मीट द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर से ही एक झटका सा लगता है। बिल्कुल। यहाँ कोर कॉन्सेप्ट ये है कि असली करोड़पति वैसे दिखते ही नहीं है जैसा हमें सिखाया गया है। वो फ्लैशी नहीं होते। हाँ, एक अंग्रेजी कहावत है, बिग हैट्स नो कैटल, यानी टोपी तो बहुत बड़ी पहन रखी है पर पीछे एक भी गाय नहीं है। ये उन लोगों पर फिट बैठती है जो अमीर दिखते हैं पर होते नहीं। सोर्स में एक बड़ा कमाल का किस्सा है। एक ट्रस्ट डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट था। अच्छा। जो खुद बहुत महंगे सूट और $5000 की घड़ी पहनता था। उसे कुछ फर्स्ट जनरेशन मिलियनेयर्स से मिलवाया गया। अच्छा। और मीटिंग के बाद वो सीधा अपने बॉस के पास गया और बोला कि ये लोग अमीर नहीं हो सकते। एग्जैक्टली। बोला ये लोग करोड़पति हो ही नहीं सकते। इनके कपड़े, घड़ी, बात करने का तरीका कुछ भी मिलियनेयर्स जैसा नहीं है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल इंसाइट है। दौलत इकट्ठा करना और अमीर दिखने के लिए पैसा खर्च करना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बल्कि ऑपोजिट चीजें हैं। सही बात है। असली अमीर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सोशल स्टेटस से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके लिए आजादी वो स्टेटस से बड़ी है। ये समझने के लिए किताब एक फॉर्मूला भी देती है ना? अपनी उम्र को अपनी सालाना इनकम से मल्टीप्लाई करो और फिर उसे 10 से डिवाइड कर दो। हाँ, इससे एक एक्सपेक्टेड नेट वर्थ निकलती है। लेकिन ये फॉर्मूला सुनने में तो सिंपल है, पर क्या ये थोड़ा ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं है? इनकम तो साल दर साल बदलती रहती है। सवाल अच्छा है। देखो, ये फॉर्मूला कोई परफेक्ट मेजरमेंट टूल नहीं है, बल्कि एक बेंचमार्क है। ये आपको बस एक आईना दिखाता है कि आप अपनी इनकम के हिसाब से दौलत जमा कर पा रहे हैं या नहीं। अच्छा। और इसी बेंचमार्क से दो कैटेगरी बनती है। PAWs यानी प्रोडिजियस अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, जो इस फॉर्मूले से कहीं आगे हैं, और UAWs यानी अंडर अक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ, जो पीछे रह गए हैं। और ये PAW और UAW सिर्फ फाइनेंशियल लेबल्स नहीं है, ये दो अलग अलग माइंडसेट्स हैं। बिल्कुल। एक माइंडसेट कहता है मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं ज्यादा खर्च करूंगा। दूसरा कहता है मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं और तेजी से आजाद हो जाऊंगा। सारी कहानी इसी एक फर्क पर टिकी है। जिनकी नेटवर्थ $10 मिलियन से ज्यादा थी, इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उनके लिए महंगी 1970 बोर्डो वाइन और कैवियार का इंतजाम किया। हाँ। पहले गेस्ट मिस्टर बर्ट से जब वाइन के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा, आई ड्रिंक स्कॉच एंड 2 kinds of beer, फ्री एंड बडवाइजर। उन्होंने सारा फैंसी सेटअप बर्बाद कर दिया। किसी ने भी उस महंगे खाने को हाथ तक नहीं लगाया। उनके लिए वो चीजें वैल्यू नहीं रखती थीं। वही माइंडसेट है जो उन्हें अलग बनाता है। इससे हम आते हैं अगले चैप्टर पर, जो इस माइंडसेट की नींव है। फ्रूगल यानी किफायत और बस किफायत। हाँ, ये चैप्टर कहता है कि करोड़पति बनना एक अच्छा ऑफेंस खेलने यानी ज्यादा कमाने के बारे में उतना नहीं है जितना एक मजबूत डिफेंस यानी कम खर्च करने के बारे में है। बजटिंग और प्लानिंग इसकी फाउंडेशन है। बिल्कुल। और इसके पीछे की साइकोलॉजी है पे योरसेल्फ फर्स्ट की स्ट्रैटेजी। वो अपनी इनकम का कम से कम 15% पहले इन्वेस्ट करते हैं और फिर जो बच जाता है उसमें अपना घर चलाते हैं। हाँ, वो जानते हैं कि अगर पैसा बैंक में पड़ा रहेगा तो खर्च हो जाएगा, इसलिए वो अपने लिए एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी का माहौल बनाते हैं ताकि वो हद से ज्यादा खर्च ना करें। तो ये लोग महंगी चीजें नहीं खरीदे। सोर्स में एक सर्वे है जो बताता है कि 50% मिलियनेयर्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी $399 से ज्यादा का सूट, $140 से ज्यादा के जूते या $235 से ज्यादा की घड़ी नहीं खरीदी। हाँ, हमें याद रखना होगा कि ये 90s के फिगर्स हैं। इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के बाद भी ये आज के हिसाब से कोई डिजाइनर चीजों की कीमत नहीं है। पॉइंट ये है कि वो क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड नेम नहीं। एग्जैक्टली। तो सवाल उठता है कि ये सारी लग्जरी चीजें खरीद कौन रहा है? कौन? जवाब है हाई इनकम UAWs। वो लोग जिनकी इनकम तो अच्छी है पर वो अमीर नहीं बन पा रहे क्योंकि उनकी हर बढ़ती इनकम के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं।
किताब में इस डिफेंस को मजबूत करने के लिए 4 सवाल भी हैं। पहला, क्या आपका घर एक सालाना बजट पर चलता है? दूसरा, क्या आप जानते हैं कि आपका परिवार हर साल खाने, कपड़े और घर पर कितना खर्च करता है? तीसरा, क्या आपके पास डेली, वीकली, मंथली, एनुअल और लाइफ टाइम गोल्स का एक सेट है? और चौथा, क्या आप अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर की प्लानिंग में काफी समय बिताते हैं? हाँ, ज्यादातर मिलियनेयर्स इन सभी सवालों का जवाब हाँ में देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि दौलत चांद से नहीं बनती, डिजाइन से बनती है। और यही डिजाइन इस बात पर डिपेंड करता है कि आप अपना समय, ऊर्जा और पैसा कैसे इस्तेमाल करते हैं। और यही चैप्टर 3 का कोर कॉन्सेप्ट है। हाँ, ये तय करता है कि आप PAW बनेंगे या UAW। इसके लिए डॉक्टर नॉर्थ और डॉक्टर साउथ का केस स्टडी बिल्कुल परफेक्ट है। दोनों डॉक्टर्स, इनकम लगभग बराबर, लेकिन डॉक्टर नॉर्थ की नेटवर्थ डॉक्टर साउथ से 18 गुना ज्यादा है। 7.5 मिलियन वर्सेस $4 लाख। इतना बड़ा फर्क? हाँ, कैसे? फर्क उनके खर्चों में है। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर साउथ का परिवार ऐसी लाइफस्टाइल जीता है जैसे उनकी इनकम उनकी असली इनकम से दोगुनी हो, जबकि डॉक्टर नॉर्थ का परिवार उनकी आधी इनकम वाले परिवार की तरह जीता होगा। 1/3। डॉक्टर नॉर्थ अपनी इनकम का 40% इन्वेस्ट करते हैं, डॉक्टर साउथ लगभग कुछ भी नहीं। और उनकी पत्नियों का रोल भी बहुत बड़ा है। डॉक्टर नॉर्थ और उनकी पत्नी दोनों किफायती हैं और मिलकर बजट बनाते हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर साउथ और उनकी पत्नी दोनों खर्चीले हैं। एक साल में मिसेस साउथ ने कपड़ों पर $30,000 खर्च किए। बाप रे। और उनके पास नीमन मार्कस और सैक्स फिफ्थ एवेन्यू जैसे महंगे स्टोर्स के कार्ड्स हैं। जबकि डॉक्टर नॉर्थ का परिवार एक सेंट्रल वीजा कार्ड यूज करता है ताकि हर खर्च को ट्रैक किया जा सके। ये छोटी छोटी आदतें ही सालों में इतना बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। सही बात है। तो हमने देखा कि ये लोग प्लानिंग करते हैं, बजट बनाते हैं, कम खर्च करते हैं। अब सवाल उठता है कि इतनी किफायत के बाद वो सड़क पर क्या चलाते होंगे? चैप्टर 4 का जवाब, यू आरंट व्हाट यू ड्राइव, हैरान कर देगा। ये फिगर्स तो वाकई शॉकिंग है। सिर्फ 23.5% मिलियनियर्स नई करंट ईयर मॉडल की गाड़ी चलाते हैं। मतलब 76.5% पुरानी मॉडल चलाते हैं। हाँ, 37% अपनी सबसे नई गाड़ी भी सेकंड हैंड खरीदते हैं। और 50% मिलियनियर्स ने अपनी जिंदगी में कभी भी $29,000 से ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदी। इसका मतलब ये हुआ कि वो पूरा लग्जरी कार मार्केट जो हम एड्स में देखते हैं, वो असल में अमीर लोगों को टारगेट कर ही नहीं रहा। तो उनका कस्टमर कौन है? वही UAWs, जिनके लिए गाड़ी एक स्टेटस सिंबल है। मिलियनेयर्स के लिए गाड़ी एक टूल है A से B तक जाने के लिए। अच्छा। इसमें किताब 4 तरह के कार बायर्स बताती है, लेकिन सबसे अमीर है चौथी कैटेगरी, यूज्ड व्हीकल प्रोन शॉपर्स। अच्छा, उनमें क्या खास है? ये लोग गाड़ी खरीदने को एक मिशन बना लेते हैं। ये मार्केट को पूरी तरह रिसर्च करते हैं, महीनों तक बेस्ट डील का इंतजार करते हैं और आम तौर पर प्राइवेट पार्टी से गाड़ी खरीदते हैं, डीलर से नहीं। तो वो सबसे ज्यादा बार्गेन करते हैं हर चीज में। उनकी इनकम बाकी ग्रुप से कम हो सकती है, पर उनकी नेटवर्थ सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि नई गाड़ी शोरूम से निकलते ही अपनी वैल्यू का 20-30% खो देती है। वो इतना बड़ा नुकसान उठाने को तैयार नहीं है। तो ये उनकी कोर साइकोलॉजी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को सोशल स्टेटस से ऊपर रखना। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है अगले चैप्टर का कॉन्सेप्ट, चैप्टर 5, इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या EOC। EOC का मतलब है जब माँ बाप अपने बड़े हो चुके बच्चों को लगातार फाइनेंशियल हेल्प देते रहते हैं। ये देखने में मदद लगती है, पर अक्सर ये बच्चों को आर्थिक रूप से अपाहिज बना देती है। किताब की एक लाइन है, The more dollars adult children receive, the fewer they accumulate। हाँ, जितना ज्यादा पैसा उन्हें मिलता है, उतना ही कम वो खुद जमा कर पाते हैं। ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव है। ज्यादा पैसा मिलने से तो उन्हें आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों होता है? इसका साइकोलॉजिकल रीजन ये है कि जो बच्चे EOC पर जीते हैं, वो अपनी और अपने माँ बाप की दौलत में फर्क करना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है उनका पैसा मेरा ही है, इसलिए उनमें फाइनेंशियल डिसिप्लिन और रिस्क लेने का साहस दोनों ही डेवलप नहीं हो पाते। लमार और मैरी की कहानी इसका एक अजीब एग्जाम्पल है। हाँ, उनकी सालाना इनकम $60,000 से कम है, पर वो आलीशान घर में रहते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं और हर 3 साल में नई लग्जरी कार खरीदते हैं। और इस सब की फंडिंग मैरी की माँ करती है। घर की डाउन पेमेंट, मॉर्गेज, बच्चों की फीस, यहाँ तक कि कार खरीदने के लिए स्टॉक्स भी देती हैं। पर एक मिनट, अमेरिका में EOC को एक प्रॉब्लम की तरह देखा जाता है, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ जॉइंट फैमिलीज और पेरेंटल सपोर्ट एक कल्चरल नॉर्म है, इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे देखें? यहाँ पर सपोर्ट और डिपेंडेंसी के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। बहुत जरूरी सवाल है। फर्क इंटेंशन और आउटकम में है।
क्या आप अपने बच्चों को इनेबल कर रहे हैं या एम्पावर कर रहे हैं? EOC इनेबल करता है, उन्हें एक ऐसी लाइफस्टाइल जीने देता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और एम्पावर करना होता है उन्हें एजुकेशन देना, बिजनेस के लिए सीड कैपिटल देना या घर के डाउन पेमेंट में मदद करना, जिसके बाद वो लोन खुद चुकाएं। इसमें एक ओनरशिप की फीलिंग होती है। किताब कहती है EOC मछली देने जैसा है, एम्पावर करना मछली पकड़ना सिखाने जैसा है। और ये प्रॉब्लम अगले चैप्टर में और भी कॉम्प्लेक्स हो जाती है। चैप्टर 6 अफर्मेटिव एक्शन फैमिली स्टाइल। हाँ, इसका कोर कॉन्सेप्ट ये है कि अमीर माँ बाप अक्सर अपनी दौलत बच्चों में बराबर नहीं बांटते। वो उस बच्चे को ज्यादा देते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है। उन्हें लगता है कि वो उसकी मदद कर रहे हैं, पर नतीजा उल्टा होता है। बिल्कुल, कमजोर बच्चा और कमजोर और डिपेंडेंट हो जाता है, और जो बच्चा अपने दम पर आगे बढ़ रहा था वो इस पक्षपात से आहत होता है। सोर्स में एक और एंगल है कि माँ बाप अपनी बेटियों को बेटों से ज्यादा फाइनेंशियल हेल्प देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इकोनॉमिक वर्ल्ड में पुरुषों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। ये एक तरह का अफर्मेटिव एक्शन है जो अक्सर उनकी बेटियों को फाइनेंशियली आजाद होने से रोक सकता है। एन और बेथ, 2 बहनों की कहानी इसका दर्दनाक एग्जाम्पल है। बेथ ने माँ बाप की EOC हमेशा ली और आज वो पूरी तरह उन पर डिपेंडेंट है। उसके पति उन्हीं की कंपनी में काम करते हैं जहां उन्हें बोझो यानी जोकर की तरह ट्रीट किया जाता है। दूसरी तरफ एन ने EOC लेने से मना कर दिया। उसने अपने दम पर एक इंडिपेंडेंट लाइफ बनाई। माँ बाप के कंट्रोल से बचने के लिए वो उनसे हजारों मील दूर चली गई। उसको अपने पापा से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन वो अपने बल पर एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव और मिलीनियर बनी। इस चैप्टर में अमीर माँ बाप के लिए 10 रूल्स दिए गए हैं, जिसमें से एक सबसे जरूरी है, अपने बच्चों को तब तक अपनी दौलत का एहसास न होने दें जब तक वो खुद एक मैच्योर, डिसिप्लिन्ड और अडल्ट लाइफस्टाइल और प्रोफेशन ना अपना लें। सही बात है। अब आते हैं चैप्टर 7 पर, फाइंड योर नीश। ये चैप्टर फ्यूचर के बारे में है। ये बताता है कि आने वाले दशकों में दौलत बहुत तेजी से बढ़ेगी और कुछ खास प्रोफेशंस को इसका बहुत फायदा होगा। सोर्स के अनुसार अनुमान था कि 2005 तक अमेरिका में 5.6 मिलियन मिलियनियर हाउसहोल्ड्स होंगे और वेल्थ का ट्रांसफर यानी विरासत और गिफ्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन जाएगी। इसका मतलब साफ है, जो लोग अमीरों की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो बहुत डिमांड में होंगे। तो कौन से प्रोफेशंस? पहला, एस्टेट प्लानिंग अटर्नीज, विरासत से जुड़े वकील। दूसरा, इमिग्रेशन लॉयर्स, क्योंकि अमीर विदेशी जो अमेरिका में बसना चाहेंगे उन्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। तीसरा, मेडिकल स्पेशलिस्ट्स जैसे कॉस्मेटिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट्स, क्योंकि अमीर लोग अपनी हेल्थ और अपीयरेंस पर बहुत खर्च करते हैं। हाँ। और चौथे, प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स, अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल प्लानर्स। तो इन सब का मतलब लबोलुआब ये है कि अमीरों को सर्व करना अपने आप में एक बहुत बड़ा बिजनेस बन जाएगा। बिल्कुल। और आखिरी चैप्टर जिस पर हम बात करेंगे, चैप्टर 8, जॉब्स, मिलियनेयर्स वर्सेस हेयर्स, इसी बात से जुड़ा है। इसका कोर कॉन्सेप्ट है कि ज्यादातर करोड़पति सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, अपना बिजनेस करते हैं, और वो अक्सर डल नॉर्मल यानी बोरिंग समझे जाने वाले बिजनेसेस में होते हैं। हाँ, डल नॉर्मल जैसे। और ऐसा क्यों है? जैसे वेल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स, मोबाइल होम पार्क ओनर्स, पेस्ट कंट्रोलर्स, पेविंग कॉन्ट्रैक्टर्स। ये ग्लैमरस नहीं है पर प्रॉफिटेबल है। अच्छा, इसलिए क्योंकि ये डल नॉर्मल इंडस्ट्रीज ज्यादा कंपटीशन अट्रैक्ट नहीं करती। हर कोई अगला गूगल या फेसबुक बनाना चाहता है, कोई पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस नहीं, इसलिए इनमें मार्जिन ज्यादा होता है। स्टैटिस्टिक्स भी यही कहते हैं कि अमेरिका में सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के मिलियनियर बनने के चांसेस दूसरों के लिए काम करने वालों से 4 गुना ज्यादा होते हैं। पर यहाँ एक पैराडॉक्स है, ये लोग खुद तो इतना रिस्क लेते हैं पर अपने बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एनकरेज नहीं करते। ऐसा क्यों? यहाँ एक साइकोलॉजिकल ट्विस्ट है। वो जानते हैं कि बिजनेस में रिस्क कितना है और उन्होंने कितनी मुश्किलें झेली हैं, इसीलिए वो अपने बच्चों को उस रिस्क से बचाना चाहते हैं। तो वो उन्हें क्या करने की सलाह देते हैं? वो उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, वकील या अकाउंटेंट्स बनने की सलाह देते हैं, जहां रिस्क कम और सक्सेस के चांस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ एक पैटर्न दिखता है। पहली पीढ़ी के अमीर रिस्क लेने वाले एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। वो अपने बच्चों को रिस्क से बचाने के लिए स्टेबल प्रोफेशंस में भेजते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये है कि दूसरी पीढ़ी ज्यादा पढ़ी लिखी होती है, उनका सोशल स्टेटस भी अपने पेरेंट्स से बेहतर होता है, पर वो अक्सर अपने माँ बाप जितनी दौलत नहीं बना पाती। क्यों?
क्योंकि वो शुरू से ही एक ऐसी लाइफस्टाइल अपना लेती हैं जिसे उनके पेरेंट्स ने सालों की मेहनत और किफ़ायत के बाद अपनाया था। उनके लिए वो लाइफस्टाइल एक स्टार्टिंग पॉइंट है, फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, और इसी चक्कर में वो यूएफ बन जाते हैं। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है? ये किताब हमें दौलत के बारे में सोचने का एक बिल्कुल अलग नजरिया देती है। ये सिर्फ कमाने के बारे में नहीं है, ये बचाने, इन्वेस्ट करने और सबसे जरूरी एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीने के बारे में। सही बात है। अमीर होना एक स्टेट ऑफ माइंड है, एक आदत है, ना कि सिर्फ एक बैंक बैलेंस। बिल्कुल। और आज के लिसनर के लिए सोचने वाली बात ये है, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर का लाइफस्टाइल, सादगी, किफ़ायत और फाइनेंशियल डिसिप्लिन, क्या आज के सोशल मीडिया और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के दौर में भी रेलेवेंट है, जहां हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ ऑनलाइन दिखा रहा है? क्या कोई चुपचाप दौलत बनाने की इस फिलॉसफी को अपना सकता है, या दुनिया की बदलती वैल्यूज के साथ दौलत की परिभाषा भी बदल गई है?